हाय ऑल, हम आ चुके हैं अपनी नई वीडियो लेकर और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड थर्ड वन इज गॉस थ्योरम। सो थोड़ा सा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सो लास्ट क्लास के अंदर अगर तुम्हें याद होगा कि मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। आई होप तुम्हें अच्छे लगे होंगे और अगर कोई डाउट्स और कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, जैसे मैंने बोला था आपको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और होप ये भी आपको अच्छा लगेगा बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इससे और इससे रिलेटेड तो बहुत बनते हैं, ठीक है। सो पे अटेंशन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो एरिया वेक्टर क्या होता है? बेसिकली एरिया वेक्टर इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपको पता है कि यार एरिया तो यार वेक्टर होता नहीं है। बेसिकली आप एरिया से निकालते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो एरिया तो होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी एरिया को एज अ वेक्टर बनाने के लिए हम उस पर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन डालते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे होगी? दिस इज द एरिया एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और उसको डिनोट किससे किया जाता है? एन कैप से, ठीक है। तो यहाँ पर एन कैप से डिनोट किया जा रहा है और ये जो ये मैंने लिखा है ds वेक्टर इज इक्वल्स टू ds इनटू एन कैप। आपको पता है किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिखते हो? a वेक्टर इज इक्वल्स टू a इनटू a कैप, वेयर a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड n कैप इज द यूनिट वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू दैट वेक्टर, है ना। तो सेम मैंने यहाँ पर ये किया है कि दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू दिस यूनिट वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू दिस एरिया वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया मैंने लिया है, बहुत छोटा सा ds, उस पे मैंने परपेंडिकुलर डाला है दैट इज एन कैप, और उस एन कैप को मैं बोल रहा हूँ एरिया वेक्टर फॉर दिस ds एरिया, दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, ठीक है। टू डायमेंशन में देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ एन कैप, आइदर इट कैन बी अपवर्ड और इट कैन बी डाउनवर्ड, यू कैन से लाइक दिस, क्योंकि ऊपर भी तो परपेंडिकुलर होगा, नीचे भी परपेंडिकुलर होगा। तो आप ये तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि टू डायमेंशन में दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। सो इसको याद रखना। थ्री डायमेंशन के केस को देखते हैं थोड़ा सा। थ्री डायमेंशन में मैंने क्यूब लिया, तो क्यूब का केस क्या है? क्यूब आपको दिखता है कि थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए हम बोलते हैं कि जो एन कैप की डायरेक्शन होगी ना, दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड्स, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी है कि जब भी कोई आप थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसके लिए आउटवर्ड डायरेक्शन क्यों होगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो बहुत सारी वीडियोस में क्या होता है, या बहुत सारे आप जैसे भी आप YouTube पे चेकआउट करिएगा कि मैंने सिर्फ इसमें ये चीज़ ध्यान रखी है कि हम उन पॉइंट्स को कवर अप करें जिन पॉइंट्स को किसी और ने कवर अप नहीं किया है, ठीक है। बेसिकली ऑन द कंसेप्ट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊंगा कि आफ्टर गॉस थ्योरम की हम आउटवर्ड डायरेक्शन को क्यों लेते हैं। वी कैन टेक ऑल्सो द इनवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज फॉर एन कैप, क्योंकि एन कैप की डायरेक्शन तो क्या है? आपने बोला कि एन कैप जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर होगा तो हम उसको क्या लेंगे? उसे एरिया वेक्टर लेंगे। तो यहाँ पर भी तो एन कैप एरिया वेक्टर आपका इनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें आउटवर्ड डायरेक्शन को ऑलवेज लेना पड़ेगा थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए। उसका रीजन जो है आई विल शो यू आफ्टर गॉस थ्योरम। ओके, सो टेक दिस क्वेश्चन इन माइंड और इसको याद रखना क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये यहाँ पे देख रहे होगे कि अलग अलग सरफेसेस पे आप एन कैप की वैल्यूज अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर अलग होगा, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर अलग होगा, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर अलग होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एरिया वेक्टर एंड बहुत सिंपल है, वो ज्यादा है नहीं। आपको परपेंडिकुलर लगाना है सिर्फ किसी भी सरफेस के ऊपर, दैट विल गिव यू एरिया वेक्टर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो आप जो आप फिजिक्स में यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डिनोट भी कर रखा है मैंने इसको फाई ई से, ठीक है। तो उसे आप इसे डिनोट करते हैं फाई ई से। और इस क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एनी एरिया, दैट कैन बी टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। मान लो कि एक टू डायमेंशन सरफेस है आपके पास, उसमें से फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो यार जितनी ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे ना, दैट विल रिजल्ट टू अ ग्रेटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मोर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा है लाइन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी एरिया इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, ठीक है। तो आप एरिया जो है वो आपका टू डायमेंशन में हो सकता है, थ्री डायमेंशन में हो सकता है, इट डिपेंड्स। बट क्या क्वेश्चन बनेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो आपको ये पता करना है, जस्ट आपको देखना है कि इफ फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया ना, देन वहां पे कुछ फ्लक्स होगा। अभी फ्लक्स कैसा होता है? स्केलर होता है, वेक्टर होता है,
तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपको ये याद रखना है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसका डेरिवेशन एज सच बनाया है, ये जो मैंने हायर स्टडीज में पढ़ के थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा तो उसके बारे में मुझे पता चला है। हालांकि 12th क्लास में इसका कोई चीज़ नहीं दे रखी है ऐसा बुक में एज सच, जितना मैंने पढ़ा अभी तक, और मैंने एचसी और वहाँ से भी थोड़ा देखा तो वहाँ पर भी इतना उसके बारे में इंट्रो नहीं दे रखा है, ठीक है। सो थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं कि फाई ई किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखो कि अगर मैं एरिया के बारे में बात करूँ तो एरिया के साथ फ्लक्स का कैसा रिलेशन आना चाहिए, तो देखिए अगर एरिया इतना है, आपको पता है फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया एंड इट इज गिविंग टू सम फ्लक्स, ठीक है। लेकिन अगर ये एरिया ज्यादा हो जाए, देन दैट विल रिजल्ट टू मोर फ्लक्स बिकॉज मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल क्रॉस थ्रू दिस एरिया। तो मैंने इस वाली लाइन को डिपिक्ट करने के लिए यहाँ पर एक एरिया बना रखा है। मान लीजिए ये एक एरिया है और इसमें से फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। अगर इसमें से फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है तो इसमें से कुछ फ्लक्स आएगा, हम उसकी कुछ वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर मैं इस एरिया को बड़ा कर दूं, इस एरिया को अगर मैं बहुत बड़ा कर दूं तो उसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे। ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे मींस क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ फ्लक्स, ठीक है। सो हमें यहाँ से दिख रहा है कि एज वी आर इंक्रीजिंग आवर एरिया देन फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, सो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज मैंने लिखा है फ्लक्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई कॉस थीटा। तो आपको ये चीज देखनी है कि ई कॉस थीटा से कैसे प्रोपोर्शनल है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्लक्स ज्यादा होगा, बिकॉज इफ देयर आर 2 लाइंस और इफ देयर आर 10 लाइंस और इफ देयर आर 20 लाइंस व्हिच इज क्रॉसिंग थ्रू एनी एरिया देन दैट विल गिव राइज टू मोर फ्लक्स, है ना। तो हमें वही चीज देखनी है कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, ठीक है। बट अभी यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है, तो ये कॉस थीटा कैसा आया, तो मैंने इसके लिए भी एक डायग्राम बनाया है इसी के अंदर। तो देखिए कि लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और आपको पता है कि इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो मैंने उसको एन कैप से डिनोट किया है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग दिस सरफेस एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एन कैप। सो ई का एन कैप के साथ जो एंगल है वो थीटा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर कंपोनेंट जानते हैं, जैसे क्लास 11 में आपको सिखाते हैं, तो कंपोनेंट अगर यहाँ पे जानते हैं तो उसका रेजोल्यूशन कर सकते हैं, मींस कंपोनेंट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, देन दैट विल गिव यू ई cos थीटा एंड ई sin थीटा, ओके। तो ई cos थीटा cos कंपोनेंट इधर आ जाएगा और sin कंपोनेंट इधर आ जाएगा। नाउ आपको अगर याद हो कि cos कंपोनेंट और sin कंपोनेंट ये जो दो क्वांटिटीज हैं कैसे कैसे हम लिखते हैं, तो आपको 11th क्लास से पता होगा, ठीक है। अगर नहीं भी बताया तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में बताइएगा, मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप थोड़ा सा अच्छे से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉस कंपोनेंट है दैट विल गिव राइज टू फ्लक्स, बट दिस साइन कंपोनेंट विल गिव राइज टू जीरो फ्लक्स। कैसे, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये जो ई कॉस थीटा है इट इज लाइक दिस परपेंडिकुलर, देखिए एन कैपिटल डायरेक्शन में, एंड ई साइन थीटा ऐसे दिख रहा होगा आपको, ऐसे सरफेस पे, तो फील्ड लाइंस ऐसे है, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आई, इसका एक कंपोनेंट ऐसे हुआ और एक कंपोनेंट ऐसे हो गया, तो ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज ई साइन थीटा एंड जो इसका दूसरा वाला कंपोनेंट है वो ई कॉस थीटा है, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से कौन से कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स मिलेगा, कॉस थीटा की वजह से, ई कॉस थीटा की वजह से। ई साइन थीटा की वजह से क्यों नहीं मिलेगा, तो आपने अगर डेफिनेशन ध्यान से नहीं पढ़ी तो मैं आपको एक बार टोटल थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स यूजुअली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई होने चाहिए जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज क्या है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंड सेकंड इज क्रॉसिंग द एरिया। क्रॉसिंग द एरिया का क्या मतलब है, फील्ड लाइंस ना इस एरिया को क्रॉस करनी चाहिए, मींस इससे पेनिट्रेट होके जानी चाहिए, ओनली देन वी विल कंसीडर द फ्लक्स ड्यू टू दोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन अगर वो फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही हैं then these field lines are not crossing this area, they are gazing over it, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर ऐसे जाएंगे ना फील्ड लाइंस then they will not contribute to flux, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ये साइन थीटा वाला बन रहा है ना, ये जो आपका ये ऐसे बन रहा है, तो ये आपका फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, एंड ये वाला जो आपका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ये आपका ऐसे बन रहा है, मींस परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये क्रॉस करके जा रहा है। सो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है दैट विल गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसलिए फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई cos थीटा। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लिखा है, ऑब्वियसली जितना ज्यादा फील्ड लाइन जाएंगे देन उतना ही ज्यादा फ्लक्स आपको मिलेगा, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। यूजुअली मिसकंसेप्शन हो जाता है कई बार, मैंने देखा और मैंने सुना भी अपने स्टूडेंट से, क्योंकि मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें मैं बहुत बार पूछता रहता हूँ। तो क्या होता है कि उनसे बोला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का क्या मतलब है। देन दे यूजुअली से कि फ्लक्स अगर आपका 10 है, किसी भी बॉडी का फ्लक्स 10 है, देन उसमें से 10 फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, बिकॉज आपने बोला कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। जितना भी ज्यादा फ्लक्स होगा वो फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड करेगा। 10 फील्ड लाइन तो 10 फ्लक्स, 15 फील्ड लाइन तो 15 फ्लक्स। ऐसा बिल्कुल ट्रू नहीं है। आप ये कहेंगे कि अगर किसी का फ्लक्स 10 है, किसी का फ्लक्स 15 है, देन यू कैन फॉर श्योर यू कैन से लाइक कि इसके अंदर से फील्ड लाइंस ज्यादा जा रही है, इसके अंदर से फील्ड लाइंस कम जा रही है, या इसके अंदर से फील्ड लाइंस कम जा रही है, इसके अंदर से ज्यादा जा रही है। बट ये नहीं कहेंगे कि इसका फ्लक्स अगर 10 है तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 10 जा रही है, इसका फ्लक्स अगर 15 है तो इसके अंदर से फील्ड लाइंस 15 जा रही है। दैट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, आप खुद से उसको कितना ही ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो टोटल नंबर का एग्जैक्टली मीन्स ये नहीं है, इट विल गिव यू एन एवरेज कि कितना ज्यादा फील्ड लाइंस जा रही है, कितना कम जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ई साइन थीटा आपको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू फ्लक्स, ये आपको कंट्रीब्यूट करेगा एंड ई कॉस थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि इन दोनों को मर्ज कैसे करना है, तो मर्ज करने के लिए हमने क्लास 11 और से पहले से ही फॉर्मूलेस बना रखे हैं। ई कॉस थीटा इनटू डीएस, तो ये ऐसा बन जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का के, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इसके अंदर इसकी वैल्यू होती है 1। बाय एक्सपेरिमेंट निकलती है, ऐसा नहीं कैलकुलेशन करके निकालते हैं, बाय एक्सपेरिमेंट निकलती है। सो थ्रू एक्सपेरिमेंट ये वैल्यू 1 आती है। सो वी विल एंड अप विद द फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा, एंड यू नो दैट ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, है ना, डॉट प्रोडक्ट क्लास 11। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ है। क्या डीएस एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, डीएस एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो आपको पता है ए बी कॉस थीटा अगर लिखा होता है, आप क्या बोलोगे, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया बेसिकली यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन गया आपका ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया फ्लक्स का। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्लक्स के मैंने दो फॉर्मुले लिखे हैं, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सिंबल यूज किया है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है एंड ये क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल है। बेसिकली हमें पता है कि हम दो तरीके के सर्फेसिस को ले सकते हैं, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, एंड हम दोनों के लिए ही फ्लक्स निकाल सकते हैं। जब हम 2 डायमेंशन के लिए फ्लक्स निकालेंगे तब देन हम इस वाली नोटेशन को यूज करेंगे, जब हम 3 डायमेंशन के लिए फ्लक्स निकालेंगे तब हम इस वाली नोटेशन को यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसमें जो ये सर्कल लगा हुआ है ना, ये सर्कल आपको बता रहा है कि ये 3 डायमेंशन के लिए, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए है, ये इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए है, ये ओपन सरफेस के लिए। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दिस इज फॉर ओपन सरफेस, दिस इज फॉर क्लोज सरफेस, बिकॉज ये देखिए ये सरफेस कैसा है, ओपन है ना, इसने कोई भी वॉल्यूम कवर नहीं किया है, एंड ये सरफेस कैसा है, क्लोज सरफेस है, इसने कुछ वॉल्यूम कवर किया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। हालांकि फॉर्मूला तो सेम ही है, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा, बस यहाँ पे सिंबल थोड़ा चेंज हो गया। मैंने लिखा है कि फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फॉर थीटा लेस देन 90, ग्रेटर देन 90 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप इसको देखिए क्या क्या इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा क्लास 11 में पढ़े हैं तो वर्क, एनर्जी और पावर के चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ देखना, वहां पे देखना आपने लिखा होगा W इज इक्वल्स टू एफ डी एस कॉस थीटा। तो वहां पर पता है वर्क को पूछते थे, वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो इट डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा, बिकॉज ये दोनों वैल्यू ना मैग्नीट्यूड है बेसिकली, और मैग्नीट्यूड तो यार पॉजिटिव ही होता है ऑब्वियस। और इससे आप देखोगे ना, जैसे cos थीटा की वैल्यू 180 आ जाए तो नेगेटिव मिल जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 90 आ जाए तो 0 मिल जाएगा, एंड cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या मिल जाएगा आपको, पॉजिटिव। तो होता क्या है कि cos की जो 90 से नीचे की वैल्यूज होती हैं, फॉर दैट वैल्यूज cos थीटा विल गिव यू अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो वहां से आपको वर्क डन पॉजिटिव मिलता था। अगर आपकी थीटा की वैल्यू 90 हो जाए एग्जैक्ट, तो cos 90 विल गिव यू 0 एंड वर्क डन आपको यहाँ से 0 मिल जाएगा। सेम फॉर यही चीज मैं यहाँ पर यूज करूंगा, बिकॉज यहाँ पर भी cos थीटा है एंड इट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप cos थीटा की वैल्यूज 90 से कम लेते हो तो आपको देखो cos 90 से कम लेते हो तो आपको फाई कैसे मिलेगा, पॉजिटिव, और अगर आप ये ज्यादा लेते हो 90 से तो आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव। बट आप थीटा 90 ले लेते हो तो आपको कैसा मिलेगा, 0। तो इसको थोड़ा याद रखना कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है
कि क्या फाई की वैल्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरोज हो सकती हैं, तो आप क्या बोलोगे कि आपकी वैल्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती हैं एज पर कॉस थीटा। अगर लेस देन 90 है तो पॉजिटिव, कॉस थीटा इक्वल्स टू 90 है तो जीरो, एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 90 है तो आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है। लास्ट, फाई का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फॉर्मूले से क्या यहीं से आ जाएगा, तो आपको ई पता है, ये ई को क्या लिख देते हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो यहाँ से आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है देन F बाय क्यू, एंड F का फॉर्मूला देता है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम तो यहाँ से आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds क्या होता है आपको पता है, मीटर स्क्वायर एरिया, एरिया ऑलवेज मीटर स्क्वायर, एंड cos थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और ऐसा यूनिट उसका तो होता नहीं है, डिग्री और रेडियन आप लिखते हो, वो भी थीटा के लिए। cos थीटा की वैल्यू तो 1 2 3 1 ऐसे आते हैं ना, 0.1 0.2 0.3। तो ये टोटल आपको जो ऐसा यूनिट देगा वो ये देगा। आई होप अभी तक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं या फिर कोई भी आपको क्वेरी है ना, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, बिकॉज मैंने ये इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाऊँ जो आपको थोड़े थोड़े नहीं आ रहे हैं, थोड़े कहीं भी आप उनमें अटक रहे हो। ठीक है। तो अगली चीज हम ट्राई कर लें, अगली चीज हम स्टार्ट कर देते हैं गॉस थ्योरम एंड गॉस लॉ। तो इसमें क्या है, गॉस थ्योरम कोई साइंटिस्ट जिनका नाम गॉस था, उन्होंने अपनी एक थ्योरम बनाई, उसको फिर उन्होंने अपने नाम से पब्लिश कर दिया और वही चीज उसका नाम मिल जाता है। तो गॉस थ्योरम एंड गॉस लॉ, या फिर इसको कैसे क्या बोला इन्होंने बोला कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस S is 1 by epsilon naught times the total charge Q contained inside it। थोड़ी सी बड़ी सी डेफिनेशन है, इतना भी कुछ है नहीं इसके अंदर, तो थोड़ा देख लेते हैं। तो होता क्या है कि देखो, ये पहली बात तो ना क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट। गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। और होती क्या है और कहती क्या है ये कहती है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, कोई भी एनी डायमेंशन, कोई भी लो, ठीक है, तो उसके अंदर जब आप कोई भी क्लोज सरफेस लोगे तो उसके अंदर अगर कोई क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से इस पूरे सरफेस के का फ्लक्स कितना होगा। तो बेसिकली ये आपको फ्लक्स देती है। ठीक है। एंड वो फ्लक्स कितना होगा, वो फ्लक्स होगा आपका ये चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो प्रीटी सिंपल, गॉस थ्योरम आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। अगर उसके अंदर कोई भी चार्ज क्यों पड़ा हुआ है, उसकी वजह से फ्लक्स कितना आ रहा है। तो आप फ्लक्स कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली आप निकालेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम कहते हैं। इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि ये तो गॉस थ्योरम कहते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट केस जो मैं पॉइंट वाइज सारी चीजें क्लियर करूंगा। सबसे पहले जो मैंने बहुत वीडियोस में नहीं देखा है, आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। एंड अगर क्या होगा ना, यहाँ पे वैक्यूम नहीं होगा और कोई और मीडियम होगा, से लिक्विड या फिर कोई भी ऑयल होगा, तो दिस एप्सिलॉन नॉट विल चेंज। पता है फॉर्म, इसको याद कर लेते हैं बच्चे कि एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट हर बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि एप्सिलॉन नॉट स्टिक कर गया। तो मैं इसको यहाँ पे साफ साफ लिखा कि फॉर वैक्यूम ओनली, मतलब ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, यहाँ पर एप्सिलॉन भी बन सकती है अगर कोई और मीडियम हुआ। तो आपको पता है कि अगर कोई और मीडियम होता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन। एंड वो एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। और के क्या है यहाँ पर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। अगर मान लो वाटर में रखा हुआ है तो वाटर के अंदर वाटर का डायरेक्टली कांस्टेंट डाल देंगे यहाँ पर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो एज ऑल कांस्टेंट ही है, तो आपको 8.85 वो आपको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। तो आपको पहली चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि टोटल फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस के लिए ही लगेगा। तीसरी चीज आपको ये क्यू एंक्लोज है ना, क्यू एंक्लोज, इसका मतलब समझना है कि ये जो चार्ज है ये इस बॉडी के अंदर ही होना चाहिए, इस बॉडी के सरफेस पे नहीं होना चाहिए। हमें उस बॉडी के सरफेस पे जो भी चार्ज होगा हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंटेन्ड इनसाइड इट। ठीक है। तो आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा गौर देना है कि आप सरफेस वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे। लेट्स से एक स्फीयर के सरफेस पे चार्ज रखा हुआ है, एंड इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग लाइक फ्लक्स कितना होगा, अंदर जो चार्ज है, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो फ्लक्स कितना मिलेगा आपको, 0। ठीक है। नाउ कुछ पॉइंट्स में मैंने इसको लिखा है और आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इन पॉइंट्स को समझ लोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ओनली यूज्ड फॉर क्लोज सरफेसेस एज आई मेंशन बिफोर, कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट फाई ई फॉर क्लोज्ड सरफेस एरिया। मतलब कि ये फ्लक्स निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, बिकॉज फ्लक्स ही आ रहा है ना, फाई कितना आ रहा है, क्यू एंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको मिल जाएगा, कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट फाई फॉर क्लोज सरफेस एरिया। थर्ड टर्म,
कैन बी यूज टू कैलकुलेट द क्यू एनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। इस चीज को ध्यान में रखते हैं। आपने अभी यहाँ पे दो फॉर्मूले पढ़े फ्लक्स के। पहला फॉर्मूला पढ़ा आपने phi इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस ओपन सरफेस के लिए, ये सब ये जो फॉर्मूला है। सेकंड आपने क्लोज सरफेस के लिए, फॉर्मूला सेम है, बस नोटेशन चेंज है। अब इससे अगर आप फ्लक्स निकालते हो इस सरफेस के लिए आप निकाल सकते हो, ऑब्वियसली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो आप निकाल सकते हो, बट आप गॉस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। अगर आप फ्लक्स दोनों से निकाल लो और दोनों को कंपेयर करो तो पता है आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्यू एनक्लोज भी मिल जाएगा इफ क्यू एनक्लोज इज अननोन इन द क्वेश्चन। तो आप इससे क्या कर सकते हो, आप कैन वी कैलकुलेट द क्यू एनक्लोज इनसाइड द क्लोज सरफेस एरिया। आप इससे जो चार्ज एनक्लोज है ना बॉडी के अंदर वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। वी विल सी सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, उसकी फिक्र नहीं है, तो आगे चलेंगे। बट आपको ये चीज याद रखनी है कि ये कहां कहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द क्लोज्ड सरफेस एरिया। ये इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कैसे है वो ये बता रहा हूं मैं। सरफेस पे ये इससे मतलब फ्लक्स गॉस थ्योरम से सिर्फ हम क्लोज्ड एरिया पे निकालेंगे, और वो भी कहां पर, सरफेस से। मतलब कि कहीं कोई चार्ज रखा है मान लो और इसकी वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम गॉस थ्योरम का यूज कर कर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बट ओनली ऑन द सरफेस, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, मैं इसके भी क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये चीज याद रखनी है बस अभी के लिए, ठीक है। द एनक्लोज्ड चार्ज क्यू, अब ये जो दो पॉइंट इनमें मैंने डबल स्टार लगाया, मींस इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू इनके, ठीक है। तो द एनक्लोज्ड चार्ज क्यू कैन बी अ पॉइंट चार्ज और अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मींस अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि जो ये चार्ज है ये हमेशा ऐसे तो नहीं रखा रहेगा। लेट्स से क्या हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, देखो मान लो यहाँ पर कोई चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है Q2, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है Q3। देन व्हाट वी विल डू द अलजेब्रिक सम ऑफ ईच चार्जेस। जैसे कि मान लो -2 कूलम है, ये -3 कूलम और ये 5 कूलम है, तो -2 -3 विल गिव यू -5 एंड -5 + 5 विल गिव यू 0। सो आपको ऐसे करके अलजेब्रिकली ऐड करना है सारे के सारे चार्जेस को, एंड दैट टोटल चार्ज will be the Q enclosed for you। ऐसा नहीं कि एक उठाकर लिख लोगे, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये अलजेब्रिक सम करके आएगा, बट वो तो डिस्क्रीट केस हो गया, अलग अलग चार्जेस हो। ऐसे भी तो हो सकता है कि सारे में स्प्रेड हो, मान लो यहाँ सारे में स्प्रेड हो चार्ज, तो ये कैसे केस हो जाएगा, तो फिर ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हो जाएगा। हमें तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तब भी क्या करना है, हमें तब भी क्यू एनक्लोज क्या होगा ओवरऑल। तो हम क्या करेंगे, उस ओवरऑल चार्ज को निकालेंगे और उसकी वैल्यू को फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, द एनक्लोज्ड चार्ज कैन बी अ पॉइंट चार्ज और अ डिस्क्रीट केस और अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओवरऑल द लोकेशन ऑफ क्यू एनक्लोज्ड डज नॉट अफेक्ट phi e। मींस जो हम चार्ज रख रहे हैं, ये तो हम चार्ज रख रहे हैं, ये क्यों मान लो मैंने यहां रखा और अगले क्वेश्चन में मैंने यहां रख दिया, देन क्या क्यू एनक्लोज्ड चेंज हो गया, मतलब क्या चार्ज जो पहले क्यू था वो अभी भी तो क्यू ही एनक्लोज्ड है, मतलब जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अभी भी अंदर है, तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नहीं होना चाहिए ना, तो होता भी नहीं है, बिकॉज आपको सिर्फ टोटल एनक्लोज चार्ज से मतलब है, ना कि उसकी पोजीशन से मतलब है कि वो कहां पर प्लेस्ड है, कहां पे लोकेटेड है, ठीक है। तो मेक श्योर कि इन दोनों पॉइंट को याद रखना है, बिकॉज इनके ऊपर बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं एंड आपको इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछ ही ले कोई कि मान लो एक चार्ज यहाँ रखा होता Q1 और आपसे पूछेगा फ्लक्स कितना है, तो आप बोलोगे Q1/ε0। बट अगर आपसे पूछेगा कि ये चार्ज उठा के यहाँ रख दिया जाए, देन व्हाट विल बी द फ्लक्स? फ्लक्स रिमेन्स द सेम, फ्लक्स रिमेन्स द सेम, क्योंकि आपका Q एनक्लोज्ड चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मतलब ये सारी चीजें। आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट्स है, फिर भी मैं एक बार आपसे ये बोलूंगा कि कमेंट सेक्शन में आके प्लीज मेरे से पूछिए, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको जेन्युइनली क्लियर कराना चाहता हूँ। सारी चीजें एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीजें मैंने जो डिस्कस करी है, जितना भी है मुझे लगता है कि मैंने क्लियर करा होगा, ठीक है। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देखिए। पूरी प्लेलिस्ट में कहीं भी आपको डाउट है तो आप
प्लीज़ 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 सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड आई विल शेयर ऑल माई thoughts about your questions. Okay, so that's it. Bye.